हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही खास सीरीज लेकर के आया हूं। जो भी स्टूडेंट क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं उनके साइंस का वन स्टेप सॉल्यूशन आज मैं लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग साइंस का हर एक एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें मैं चीजों को बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। जिस सीरीज को करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं छूटेगा और मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। जितना कम से कम टाइम में हो जाएगा उतने कम से कम टाइम में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा और बहुत अच्छे से कराऊंगा। हर एक एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है, जो हम लोग के क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, वो चैप्टर आज मैं कराने वाला हूं बहुत कम टाइम में। नोट्स जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छे से मैंने चीजों को लिखा है, बहुत अच्छे से मैंने ये कंटेंट रेडी किया है। सो नोट्स लिखते हुए जाइएगा, जरूरत पड़ेगा तो वीडियो को पॉज करके समझिएगा और एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, क्योंकि मैं चीजों को बहुत शॉर्ट रखने वाला हूं। ठीक है, सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आज जो हम लोग का चैप्टर है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है या फिर केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा चेंज जो कि परमानेंट हो, कोई एक ऐसा चेंज जो कि परमानेंट हो। मतलब कि हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, उससे कोई दूसरा सब्सटेंस बन जाना, इस जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। ये क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस। मतलब एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बनने का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी चीज है। इसका एग्जाम्पल बहुत ही खास है, एग्जाम्पल जो कि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जैसे मान लीजिए रस्टिंग ऑफ आयरन। मान लीजिए आयरन में जंग लग गया, तो वापस से आयरन क्या बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। या फिर कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, मतलब दूध से जो दही बन गया, ये क्या हो गया, एक तरह का केमिकल रिएक्शन हो गया दूध के साथ। या फिर हम लोग का जो बॉडी में रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं ना, उसको एनर्जी के लिए यूटिलाइज किया जाता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो ये भी क्या एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे समझने के लिए इमेजेस भी लगाए हैं। देखिए, जैसे रस्टिंग हो गया, कर्डलिंग हो गया, मतलब आपका दूध से दही बनना, रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन होता है तो आपको पता है कि रिएक्शन से पहले कुछ होते हैं और रिएक्शन के बाद कुछ होते हैं। तो रिएक्शन होने के पहले जो चीजें होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और इनको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। इनको हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ए रिएक्टेंट है और बी भी रिएक्टेंट है। ठीक है, जैसे अभी मैं अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि दूध से दही बनना, तो ये मेरा दूध जो है ये रिएक्शन के पहले का चीज है, तो ये हो गया रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद जो बन जाता है, जिसको हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं, उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो सी मेरा प्रोडक्ट है और डी भी मेरा प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन के बाद ये मुझे मिला है, राइट। सो द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर अ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स, आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। इसको हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ठीक है, सो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, जो रिएक्शन के पहले होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स, और जिनको राइट हैंड साइड में लिखते हैं और जो रिएक्शन के बाद होते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन हुआ है, उसका हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, देखिए ये एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। इससे अक्सर ही क्वेश्चन पूछ देता है, और ये डायग्राम भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हमारा क्या है, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, मैग्नीशियम का हवा में बर्न होना। कभी भी आपको बोले हवा में बर्न होना, इसका मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम है, ये किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर ये क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन क्यों खास है वो मैं बता दूं, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है व्हाइट कलर का, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, स्पार्कलिंग लाइट होता है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, फिर एयर में रिएक्ट करता है, तो क्या होता है, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और स्पार्कलिंग लाइट प्रोड्यूस होता है। या फिर कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि
जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्पार्कलिंग लाइट क्यों प्रोड्यूस होता है? तो उसका आंसर क्या होगा? जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर ही स्पार्कलिंग लाइट होता है, जिसकी वजह से हमको वो लाइट देखने को मिलता है। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये जो डायग्राम है इसको देख लीजिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में स्पार्कलिंग लाइट होता है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए कि कोई एक केमिकल रिएक्शन हुआ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ है? मतलब रिएक्शन होने पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं? अगर दो चीजें हैं, मान लीजिए दो चीजें या फिर रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदले हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मतलब मैं देख करके या कैसे करके पता करूंगा कि रिएक्शन हुआ है? तो अगर मान लीजिए कभी भी कोई गैस फॉर्म हुआ, कभी भी कोई गैस फॉर्म हुआ, ठीक है, आपको गैस फॉर्म होते हुए दिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ है? रिएक्शन हुआ है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जिंक के साथ हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सो जिंक के साथ हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया, तो वो क्या हो गया? वो बन गया आपका जिंक सल्फेट और साथ साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि Zn यानी कि जिंक के साथ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद ZnSO4 प्रोड्यूस हुआ, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और साथ साथ एक गैस प्रोड्यूस हुआ जिस गैस का नाम है हाइड्रोजन, जिस गैस का नाम है हाइड्रोजन। तो आपको यहाँ पर दिखेगा बबल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन दिखेंगे, ठीक है ना? बबल्स के फॉर्म में यहाँ पे हाइड्रोजन दिखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा कोई गैस प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि पक्का रिएक्शन हुआ है। और ये रिएक्शन, ये हमको जो ये इक्वेशन है इससे क्या पता चल जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? अगर मान लीजिए कभी कलर में चेंजेस आ जाए, कुछ कलर में चेंजेस आ जाए, तो हम क्या समझ सकते हैं कि रिएक्शन हुआ होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका कलर क्या होता है? पर्पल कलर का होता है। ये कौन से कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोग सिट्रिक एसिड डाल देते हैं, अगर सिट्रिक एसिड डाल देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये कलरलेस हो जाता है। ये क्या हो जाता है? कलरलेस। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे क्या हुआ? पर्पल से आपका कलरलेस में बदल गया, पर्पल से किसमें बदल गया? आपका कलरलेस में बदल गया। यानी कि हम लोग क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई रिएक्शन हुआ होगा। ठीक है, वैसे सिट्रिक एसिड किस चीज में पाया जाता है मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोगों को पता है कि सिट्रिक एसिड एक फ्रूट में पाया जाता है, एक नहीं बहुत सारे फ्रूट में ही पाया जाता है। ठीक है, सो कौन सा ऐसा खाने का चीज है, कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर हम लोग को सिट्रिक एसिड मिलता है? आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पर कलर चेंज होता है तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि रिएक्शन हुआ होगा, तभी कलर चेंज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, चेंज इन स्टेट। अगर मान लीजिए आपको पता है कि मैटर के, फिलहाल अभी जो आपको पता है मैटर के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा भी होते हैं बट फिलहाल के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो कभी मान लीजिए स्टेट चेंज हुआ है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदल गया या फिर लिक्विड से गैस में बदल गया, ऐसा कुछ हुआ है, तो भी हम लोग क्या समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? आप देखिए, हमारे पास अगर मान लीजिए ये मोमबत्ती है, ठीक है, मोमबत्ती है, तो धीरे धीरे क्या होता है? मोमबत्ती ये मेरा सॉलिड है, धीरे धीरे जलता है, जलने के बाद ये वेपर फॉर्म में बदलता है, तो सॉलिड से गैस में बदल गया, राइट? सॉलिड से गैस में बदल गया, पिघलता भी है तो लिक्विड में भी बदल गया। तो इस केस में हम लोग क्या बोल देते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है इस केस में। क्यों? क्योंकि देखिए सॉलिड से यहाँ पर गैस में बदल रहा है और थोड़ा थोड़ा मेल्ट भी होता है, इसलिए लिक्विड में भी बदलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर टेम्परेचर में चेंज हो तो भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग क्विकलाइम नाम से भी जानते हैं, या फिर CaO का मतलब क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विकलाइम से भी जानते हैं। इसके अंदर जब हम लोग पानी मिला देते हैं, पानी मतलब H2O, तो हमारा क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग स्लैटलाइम बोलते हैं। ये तो प्रोड्यूस होता ही है, इसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो यहाँ पर टेम्परेचर हम लोग को देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, राइट? अब मैं आपको बता दूं कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या होता है पता है? देखिए कभी घर को व्हाइट वॉश करना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? चूना खरीद के लाते हैं। वो जो चूना होता है वही होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विकलाइम बोलते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आप क्या करते हैं, चूना के अंदर जैसे पानी डालते हैं कुछ बबल जैसा क्रिएट होता है, मतलब लग रहा है उबलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, वो क्यों उबलता है?
क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, अच्छी बात है। साथ साथ वो क्या प्रोड्यूस कर देता है, आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो एग्जाम में अगर मान लीजिए आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए आपका दोस्त है या फिर आपके फादर हैं, वो बाजार गए, बाजार से घर को व्हाइट वॉश करने के लिए चूना लेकर के आए, ठीक है। अब वो चूना लेकर के आए और चूना लाने के बाद फिर उसके बाद उसमें पानी डाल दिया गया, तो पानी डालेंगे तो क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, जब पानी डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा और साथ साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। अच्छा, इसके अलावा और ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि अगर मान लीजिए आपके पास चूना है, उसमें जब पानी डालते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट क्यों प्रोड्यूस होता है, तो उस केस में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। सो जिस वजह से हीट प्रोड्यूस होता है और उसके साथ साथ स्लैकलाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। अब एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी इस तरह क्वेश्चन अगर आपको बोलता है ना, तो आप ये जो इक्वेशन में दिखा रहा हूं ना, ये इक्वेशन अगर लिख देंगे ना, बस वही सफिशिएंट है, उतना में ही। मेनली जो साइंस सब्जेक्ट होता है ना, वो आपके नॉलेज का टेस्ट है, आपके ग्रामर ये सब चीजों का ज्यादा वो लोग नहीं देखते हैं। मेन क्या है, अगर आपसे पूछा ये इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है और आपने सिर्फ इक्वेशन भी लिख दिया, तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे को पता है और टीचर आपको अच्छे से फुल मार्क्स दे देगा, या फिर बहुत ज्यादा हुआ तो हो सकता है हाफ मार्क्स काट ले, लेकिन अगर मैं टीचर होऊंगा मैं तो फुली मार्क्स दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता लग जाएगा कि स्टूडेंट को पता है ये चीज, राइट। सो ये जो इक्वेशन है इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट प्रोड्यूस होगा, या फिर क्विक लाइन को पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो स्लैक लाइन बनाएगा, साथ साथ हीट प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कभी प्रेसिपिट फॉर्म हो गया, प्रेसिपिटेड फॉर्म हो गया का मतलब क्या हो गया, प्रेसिपिट को मतलब होता है ऐश। मान लीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है बेरियम क्लोराइड, देखिए बेरियम क्लोराइड, उसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, अभी मैंने बताया H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो हमारा क्या बन गया, BaSO4 और HCl। जितने भी रिएक्शन दिखा रहा हूं इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं लिखा रहा हूं, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो गया, ये एक राख जैसा कुछ बन गया, राइट। ये क्या बन गया, एक राख जैसा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीटी, प्रेसिपिटेट, ठीक है। सो कभी भी कोई भी रिएक्शन हुआ, पहले देखिए, पहले एकदम क्लियर सॉल्यूशन था, दोनों मिलाए तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो गया। तो कभी भी अगर पीपीटी फॉर्म हो जाता है हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन हो गया है। क्लियर हुआ बात। सो 5 चीजें हम लोगों ने पढ़ी जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर कोई गैस फॉर्म होता है, अगर स्टेट चेंज होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है, ऐसे करके 5 चीजें अभी हम लोगों ने बेसिकली पढ़ी जिससे हम लोगों को पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ गया। नेक्स्ट जो चीज है वो केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए मुझे हमेशा ऐसा लिखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, वाटर बनाया, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी चीजें, राइट। और ये साथ साथ बैलेंस भी नहीं है चीजें, कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन मिलकर कितना पानी बनाएगा। तो उसके लिए हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं, हाइड्रोजन के लिए H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए O2 लिखते हैं, वाटर के लिए H2 लिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं। तो ये जो सिंबल्स का यूज करते हैं या फिर फॉर्मूला का यूज करते हैं ना, यूज करके जो इक्वेशन लिखने का मेथड है ना, उसी को हम लोग मैंने रिएक्शन को लिखने का मेथड है ना, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज और सिंबल्स को यूज करके जो केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं हम लोग शॉर्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। याद रहेगा। मैं अब आप सभी लोगों से बोल रहा हूं बार बार कि मैं बार बार बोर्ड छोड़ के साइड हट रहा हूं, ताकि आइदर आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले या फिर आप चीजों को अपने कॉपी में पॉज करके नोट डाउन कर ले। बिकॉज देखिए, ये पूरा आपके लिए मैं नोट्स ही रेडी करके ला दिया हूं, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये आपका पूरा नोट्स है, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं पूरी तरीके से हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है, खुद से बनाया हुआ पूरा नोट्स है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपको एक केमिकल इक्वेशन दे दिया तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे। बहुत सिंपल होता है बैलेंस करना। तो आपको क्या करना होता है, देखिए ये तो ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में है, मैं आपको बता दूं कैसे करके बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको एक दिखाता हूं बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मेरे को कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पर मेरा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। मैं एक बार चीजों को सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको 2 में ही एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए,
अब क्या हुआ कि आपको कैसे करके बैलेंस करना है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखना है। बहुत सिंपल है, देखिए बहुत सारे बॉक्स बना के बहुत सारे मेथड होते हैं, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है भाई, यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन कितना है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ सबसे पहले हाइड्रोजन कितना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन 2 है, तो राइट हैंड साइड में जाके चेक करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, चलिए बैलेंस्ड है। फिर मैं देखता हूँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है। इधर में ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो ऑक्सीजन को तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग अभी यहाँ पे नहीं लगाते हैं, हम लोग सामने में लगाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है। अब जब मैं लगाया ना, उसके बाद मैं फिर स्टार्ट से चेक करूंगा। फिर स्टार्ट से क्या चेक करूंगा कि मैं देखूंगा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। अच्छा यहाँ पर 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन हो गया, तो मुझे इधर भी 4 करना पड़ेगा। 4 करने के लिए फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फिर 2 लगा दूंगा, ठीक है। फिर से चेक करते हैं, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, हाइड्रोजन भी हो गया 4। ऑक्सीजन देखिए कितना है, 2, और यहाँ पर भी 2 इंटू 1 2, यानी कि इस तरह से ये बैलेंस हो गया, ठीक है। मतलब आप क्या करेंगे, जो बैलेंस नहीं होगा उसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, फिर एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, एकदम शुरुआत से, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन मेरा कितना है, 2 है। इधर में नाइट्रोजन कितना है मेरा, आप देख पा रहे हैं 1 है। तो उधर में 2 है, इधर में 1 है, तो इधर भी 2 करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, हमेशा मैं सामने ही लगाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। अब 2 लगाने के बाद फिर से देखते हैं, तो नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, 6 है। तो इसको भी 6 करने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। जैसे 3 लगाया, फिर से एक बार चेक करते हैं, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, ठीक है। हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6, बैलेंस हो गया। ये वाला देखते हैं, देखिए जेडन कितना है, 1 इधर में जेडन कितना है, 1, चलो अच्छी बात है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर में हाइड्रोजन कितना है, 2, चलो ठीक है। सल्फर कितना है, 1, सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 4, ऑक्सीजन कितना है, 4, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आप एक बात बताइए, आप जेडन को एक साथ बोल रहे हैं लेकिन एसओ को अलग अलग क्यों बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा, सिंबल्स हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं ना, कि आइदर सिंबल्स को हम लोग एक अल्फाबेट से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए सल्फर है तो एस से लिख देंगे कैपिटल में, ओ ऑक्सीजन एक कैपिटल लिख देंगे, या फिर कभी कभी क्या होता है कैपिटल के साथ एक स्मॉल भी यूज कर देते हैं। जैसे देखिए जेड कैपिटल है और एन स्मॉल है, यानी कि जेडन को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। जेडन को आप लोग ऐसे मत लिख दीजिए, कोई भी जेडन को ऐसे मत लिख दीजिएगा, ये अलग चीज हो गया, ठीक है ना। ये टोटली एकदम अलग बात हो गई। जेडन जिंक जो होता है जेड कैपिटल एन स्मॉल, ठीक है, तो इनको एक साथ पढ़ते हैं। अच्छा ये वाला देखते हैं, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए बेटर, ठीक है। कितना लगाऊंगा नहीं पता, चलिए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं, या फिर इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद उस पे जाता हूं मैं, ठीक है ना। तो देखिए अब हम लोग ऐसे करे करते हैं, Na कितना है, Na देखिए 1 है, इधर भी Na 1 है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, क्लोरीन आपका कितना है, क्लोरीन आपका 2 है, क्लोरीन आपका कितना है, 2 है, और यहाँ पे लेकिन 1 है, लेकिन मजबूरी में हमको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में यहाँ पे हमको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर स्टार्टिंग से चेक करिए, Na कितना है, 2, तो यहाँ पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगा दिया। फिर क्लोरीन कितना है, 2, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर ये हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है ना। ये ऐसे लिख दिया था, ठीक है ना, गलती से लिखा गया, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये वाले का बात करते हैं, देखिए Fe कितना है, 1 है, इधर में 3 है, तो मजबूरी मेरा क्या है, मजबूरी ये है कि यहाँ पे 3 लगाना ही पड़ेगा, तो 3 Fe हो गया। अब यहाँ पर भी 3 Fe हो गया। फिर क्या देखते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं, राइट। इधर में क्या देखते हैं, हाइड्रोजन देखते हैं, राइट। तो हाइड्रोजन देखते हैं, Fe तो हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है चलेगा, ओके। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन लेकिन यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर मजबूरी में मुझे 4 लगाना पड़ेगा। देखिए मैंने 4 लगा दिया। अब जैसे ही 4 लगाया फिर से चेक करना स्टार्ट करना पड़ेगा, Fe कितना है, 3, Fe 3, हाइड्रोजन कितना है, 8, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 4 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ठीक है, 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से स्टार्ट से चेक करते हैं, Fe कितना, 3, Fe 3, ठीक है। हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, बैलेंस हो गया, ठीक है। क्लियर है ना। तो इस तरह से करके हम चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। एग्जाम में आपका एक बोर्ड्स में क्वेश्चन जरूर आएगा बैलेंसिंग को, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं इन्हीं में से दे देगा, या फिर जितना मैं क्लास में इक्वेशंस करा रहा हूं उनके बीच में से ही आपके एग्जाम में आने वाला है, ये बात आप श्योर पकड़ के चलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक इक्वेशन जब हम लोग लिखते हैं ना, उसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो देखिए और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि
जो भी मैं एलिमेंट लिख रहा हूं या फिर जो भी मैं कंपाउंड लिख रहा हूं उसके सामने उसका फिजिकल स्टेट लिख दूं, मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि क्या है। जैसे अगर सॉलिड होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। अगर सॉलिड है मान लीजिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं ब्रैकेट में। लिक्विड है तो एल लिख सकते हैं, गैस है तो जी लिख सकते हैं, एक्वस है तो EQ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जिंक, ये सॉलिड होता है इसलिए सामने एस लिख दिया। H2SO4 क्या होता है, एक्वस होता है, मतलब पानी मिलाया हुआ है इसलिए EQ लिख दिया। ZnSO4 भी पानी मिलाया हुआ है इसलिए एक्वस लिख दिया। हाइड्रोजन गैस होता है इसलिए जी लिख दिया। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हम लोग एरो देते हैं ना, एरो के ऊपर हम लोग कंडीशंस लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कोई कैटलिस्ट का यूज किया, जैसे यहाँ पे प्लैटिनम यूज हुआ है तो पीटी प्लैटिनम लिख दिए। अगर हीट देना पड़ा है, रिएक्शन ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, हीट देना पड़ा है तो क्या करेंगे, हीट का सिंबल यूज कर देंगे। फिर हम लोग ऐसे भी, ये भी सिंबल क्या होता है, हीट का होता है। या फिर हम लोग लिख भी सकते हैं ऐसे हीट, एरो के ऊपर लिख दीजिएगा। या फिर आप अगर कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर है, मान लीजिए 200 डिग्री टेम्परेचर है तो एरो के ऊपर लिख दीजिएगा कि भाई ये 200 से 250 के बीच में अगर मान लीजिए हो रहा है, अब लिख दीजिएगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर आप अगर मान लीजिए प्रेशर मेंटेन करना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए, मान लीजिए कि 50 ATM पे होगा तो लिख दीजिए 50 ATM पे रिएक्शन होगा। मतलब एरो के ऊपर आप कंडीशन लिख दीजिए कि इस कंडीशन में ही रिएक्शन पॉसिबल है, और जो कंपाउंड है या एलिमेंट है उसके सामने आप उनका फिजिकल स्टेट लिख दीजिए। ठीक है, तो इससे इक्वेशन इंफॉर्मेटिव बन जाता है और ज्यादा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, कितने तरह के रिएक्शंस होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास हम लोगों को जो पढ़ना है टोटल 5 तरह के रिएक्शन पढ़ना है। एक होता है जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जुड़ करके एक कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, डोंट वरी। मतलब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मिलकर एक कंपाउंड बना देते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के HCl बना दिया है, दो मिलकर के एक बना दिया। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब अगर एक कंपाउंड टूट करके दो या दो से ज्यादा बना दे। डिकम्पोजिशन का मतलब समझ में आ रहा है, टूटना। जैसे पहले वाले का मतलब क्या था, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, मतलब दो या दो से ज्यादा जुड़ के एक बना दे रहा है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो रहा है, टूटना। मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली एक कंपाउंड टूट जा रहा है। अच्छा ये टूटेगा, ये ऑटोमेटिक तो टूटेगा नहीं। तो टूटने के 3 रीजन हो सकते हैं। एक कि अगर आप हीट दे दो तो वो टूट सकता है, तो जब हीट देने पे टूटता है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे आप देखो क्या यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन गया है, तो ये हीट की वजह से हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी दे दो, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर टूटता है, बैटरी का सिंबल आप समझ पा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे वाटर लिक्विड है, टूट करके दो गैस बना दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये किसके वजह से टूटा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सनलाइट की वजह से टूट जाए, तो जो सनलाइट की वजह से टूटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर लाइट की वजह से भी टूटता है उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या फिर शॉर्ट में बोलते हैं फोटोलाइसिस। सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ कि जैसे यहाँ पे देखिए आयरन इकलौता है, बेचारा इकलौता है, ठीक है, और Cu क्या हुआ है, SO4 के साथ मिलकर के एक बॉन्ड बना करके रखा है। तो अब क्या होगा, अब ये Fe क्या करेगा, जो Cu है ना उसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद SO4 के साथ चलाएगा। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से होता है कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसको अकेले कर देगा और खुद उसके, मतलब बेसिकली जैसे CuSO4 जो है, जैसे मान लीजिए CuSO4 है, उसके पास SO4 था, कॉपर के पास SO4 था, तो Fe ने क्या किया, SO4 खुद ले लिया और Cu को अकेला कर दिया। इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। आयंस का एक्सचेंज का मतलब जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, BaCl2 Na2SO4, तो Ba के साथ क्लोरीन है और Na के साथ SO4 है। तो अब क्या हो गया, देखिए रिएक्शन के बाद Ba के साथ SO4 आ गया और Na के साथ Cl आ गया, राइट। डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये दो तरह का हो सकता है। एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, PBT फॉर्म होता है, और दूसरा जो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना दे। और लास्ट जो है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो ये हमारा 5 तरह का रिएक्शन है, यही हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो रिएक्शन है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, जैसे देखिए ए और बी, ये दोनों मिलकर क्या बना दिए, एक कंपाउंड बना दिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए और बी ने मिलकर ए बी बना दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले से समझा चुका हूं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एग्जांपल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है ना। मैग्नीशियम का एयर में जलना, ठीक है,
और इसके बाद क्या निकलता है, स्पार्कलिंग लाइट। देखिए फिर से आ गया, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार आएगा, ये स्पार्कलिंग लाइट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए कि सोडियम है वो अगर क्लोरीन से रिएक्ट करा गया, सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट कर गया तो क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें भी दो था, दो मिल करके क्या बना दिया, एक कंपाउंड बना दिया, इसलिए ये भी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आपसे कभी कभी पूछ भी देता है कि या तो डेफिनेशन पूछ देगा या फिर आपको 5-6 तो रिएक्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा आपका डिकम्पोजिशन है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे करके भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पहले बता चुका हूं, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट टूटता है, ब्रेक डाउन, टूटता है, टूट करके क्या बनाता है, दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे देख पा रहे हैं ये ए बी था, टूट करके ए और बी बना दिया, ए बी टूट करके ए प्लस बी बना दिया। ठीक है, अब मैंने पहले बताया कि टूटने का कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए, ऑटोमेटिक थोड़ी ना टूटेगा। तो टूटने का जो सबसे पहला रीजन है वो है हीट। तो हीट के वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे देखिए ये क्या है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, दिखने में कुछ इस तरह का होता है। अगर इसमें हीट दे दे, अगर हम लोग क्या कर दे, इसमें हीट दे दे, हीट देने से ये टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। देखिए यहाँ पर आप अच्छे समझ पाएंगे, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोगों ने क्या किया, हीट किया, हीट करने पर क्या बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है। दूसरा एग्जांपल हो सकता है KClO3, ठीक है ना। तो KClO3 अगर टूटेगा तो क्या बना देगा, KCl और ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये भी किस वजह से टूट रहा है, हीट की वजह से टूट रहा है। ठीक है, तो जब हीट की वजह से टूटता है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से नोट करते हुए जाइएगा, हर एक एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मैंने पहले ही बताया ऐसा डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो। ठीक है, the decomposition of a compound into simpler substance due to passing electricity, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सबसे अच्छा एग्जांपल है कि वाटर को इलेक्ट्रिसिटी देने पर वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं फोटोलाइसिस, या फिर इसी को बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल सबका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आएगा वही मैं बता रहा हूं। यहां पर जैसे देखिए हमारे पास क्या है, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेस बिकॉज ऑफ सनलाइट। सनलाइट की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस। ठीक है, जैसे हमारे पास देखिए ये है सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट या फिर कलरलेस होता है। जब ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है टूट जाता है, टूट करके सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है। तो अब क्या होता है कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो तो व्हाइट कलर का है, लेकिन बाद में वो क्या हो गया, ग्रे कलर का हो गया। ठीक है ना, सो ये क्यों होता है, फोटोलाइसिस की वजह से होता है। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, सिल्वर क्लोराइड लिया जो कि व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर का होने के बाद सनलाइट के में अगर उसको रख दिया, सनलाइट में रखने के बाद क्या होगा, क्लोरीन एक गैस है, क्लोरीन एक गैस है, गैस उड़ जाएगा। तो उड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये सिर्फ सिल्वर बच गया जो कि ग्रे कलर का हो जाता है। तो व्हाइट कलर का रखा हम लोगों ने सिल्वर क्लोराइड, बाद में वो ग्रे कलर का हो गया। तो ये जादू नहीं था, ये साइंस था, राइट। इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है कि हम लोग का जो फोटोग्राफिक पेपर होता है ना, जिसके ऊपर हम लोग फोटोज वगैरह प्रिंट करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का कोटिंग लगा होता है, उसको प्रोटेक्शन के लिए सिल्वर क्लोराइड का कोटिंग लगा होता है। इसीलिए फोटोग्राफिक पेपर को अगर आप सनलाइट में रख देंगे ना तो वो खराब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो व्हाइट कलर का होता है, और जब आप उसको सनलाइट में रख देंगे क्या होगा, उसका क्लोरीन उड़ जाएगा क्योंकि उसका फोटोलाइसिस हो गया। तो वो क्या हो जाता है, वो ग्रे कलर का हो जाता है। क्या हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर फोटोग्राफिक पेपर जो होता है उसको सनलाइट में रखने पर उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है, या फिर कलर किस कलर में चेंज होता है, तो बोलिएगा व्हाइट से ग्रे में चेंज होता है। क्यों, क्योंकि फोटोग्राफिक पेपर जो होता है वो सिल्वर क्लोराइड का कोटिंग होता है उसके ऊपर, और जब सनलाइट में जाता है तो उसको फोटोलाइसिस होता है, जिसके वजह से उसका क्लोरीन गैस निकल जाता है, सिर्फ सिल्वर बच जाता है, और सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रे, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब मैं क्या बताऊं आपको, इतनी बार एग्जाम में आ चुका है ना ये फोटोग्राफिक पेपर रिलेटेड क्वेश्चन, के क्या बताऊं। अब आएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर ही नहीं लिख पाते हैं। अब आप लिख पाएंगे कि क्या होता है एक्चुअली, कि उसके ऊपर आपका सिल्वर क्लोराइड का कोटिंग होता है, जब वो सनलाइट में रखते हैं तो उसका फोटोलाइसिस होता है। बस फोटोलाइसिस वर्ड यूज कर दिया, फुल मार्क्स मिल जाएगा। फोटोलाइसिस होता है जिसकी वजह से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है और सिर्फ सिल्वर बच जाता है, और सिल्वर का कलर ग्रे होता है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन, जैसे मान लीजिए मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए है और बी सी, ठीक है, मतलब बी के पास सी है, ए इकलौता है और बी के पास सी है, ठीक है, ये दोनों आपस में एक साथ बॉन्ड बना करके रखे हुए हैं। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं, ये जो बी है ना, ये जो ए है ना, ये मान लीजिए ज्यादा रिएक्टिव है, ये बी से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये ए क्या करेगा, बी से सी को छीन लेगा, तो यहाँ पे ए सी बन जाएगा और बी बेचारा इकलौता बच जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, ए ने बेसिकली को क्या किया, बी को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना, बी को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, क्यों, बिकॉज ये ज्यादा रिएक्टिव था, ये क्या था, ज्यादा रिएक्टिव था, चूंकि ये ज्यादा रिएक्टिव था इसीलिए इसने क्या किया, बी को रिप्लेस कर दिया। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, डिस्प्लेस कर देता है, भगा देता है, अकेला कर देता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे पहले भी मैंने ये एग्जांपल बताया था, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो पहले भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे देखिए जिंक, जिंक क्या हुआ, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या किया, कॉपर को अकेला कर दिया और खुद क्या हो गया, आपका SO4 के साथ मिल गया, ठीक है। अब इसमें देखिए कलर वगैरह कुछ कुछ का आपका जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता दूं कि CuSO4 जो होता है, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ब्लू, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा FeSO4 का जो कलर होता है वो होता है आपका ग्रीन, ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि जब मान लीजिए मेरे पास एक आयरन का कोई रॉड लूंगा, आयरन का रॉड Fe, उसको अगर कॉपर सल्फेट जिसका कलर, कभी बोलेगा आयरन का रॉड आप अगर कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या होगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, खुद SO4 के साथ चलाएगा, यानी कि FeSO4, और बेचारा कॉपर अकेला हो जाएगा, राइट। तो क्या होता है चेंजेस, अगर बोलेगा कि आयरन रॉड को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा चेंजेस, तो देखिए ये रिएक्शन तो होगा ही, चलिए ठीक है, बट देखेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा, तो बेसिकली होता क्या है, इसका कलर होता है आपका ब्लू, तो ब्लू से जो कलर होगा सॉल्यूशन का वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट इट फॉर्म्स आयरन सल्फेट एंड कॉपर एंड कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। या फिर ये भी पूछ सकता है कि ब्लू से ग्रीन क्यों चेंज हो गया, तो आप लिखिएगा कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और FeSO4 का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ये चीज आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब बात यह है कि हमको कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है, ये भी तो एक जानने की बात है ना, कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा निमोनिक है, वो होता है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, इन लैब ही कॉल्ड मी समथिंग गुड प्रैंक्स, ठीक है। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, मेरे को क्यूट जेब्रा मत बोलो, ठीक है। लैब में क्या हुआ कि उसने मुझे एक अच्छा प्रैंक बोला, कुछ अच्छा प्रैंक बोला, सम गुड प्रैंक्स, समथिंग नहीं, आप ऐसे याद रखिए, सम गुड प्रैंक्स, ठीक है ना, इसको ही कॉल्ड मी सम गुड प्रैंक्स। तो देखिए यहां पर क्या है, प्लीज, ये P से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए पोटेशियम, S से स्टार्ट हो रहा है सोडियम, C से स्टार्ट हो रहा है कैल्शियम, M से स्टार्ट हो रहा है मैग्नीशियम, A से एल्युमिनियम, C से कार्बन, Z से जिंक, I से आयरन, L से लीड, H से हाइड्रोजन, C से कॉपर, M से मैग्नीज, S से सिल्वर, G से गोल्ड, P से प्लैटिनम, ठीक है। सो जो जितना ऊपर होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि बोलने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए, अगर मैं बात करूं सोडियम, सोडियम क्या कर सकता है, जिंक को रिप्लेस कर सकता है। अभी देखिए यहां पर क्या था, किसने, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया था, तो देखिए यहां पर क्या है, कॉपर, और यहां पर ऊपर देखिए जिंक है, ये है मेरा जिंक, ये है मेरा कॉपर। तो देखिए जिंक चाहे तो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, कॉपर चाहे तो जिंक को रिप्लेस कर सकता है, नहीं, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव ज्यादा रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर सकता है, ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर सकता है। मतलब FeSO4 के सॉल्यूशन में अगर मैं कॉपर डालूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो रिप्लेस कर ही नहीं सकता है, वो डिस्प्लेस उसको कर ही नहीं सकता है, कम रिएक्टिव है। तो ये सीरीज आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूं निमोनिक्स, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, इन लैब ही कॉल्ड मी सम गुड प्रैंक्स, ठीक है। और इसीलिए पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, मैग्नीज एल्युमिनियम कार्बन, जिंक आयरन लीड, हाइड्रोजन कॉपर मैग्नीज, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, ठीक है। ज्यादा रिएक्टिव ही कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
नेक्स्ट हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर आयंस या फिर रेडिकल्स का एक्सचेंज होता है, आयंस या फिर रेडिकल्स का एक्सचेंज होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब देखिए ए के साथ बी था और सी के साथ डी था, तो ये क्या करेंगे, अदला बदली कर लेंगे। ये क्या कर लेंगे, अदला बदली कर लेंगे। ए क्या बोलेगा, भाई तुम हमको डी को दे दो, और ये बी बोलेगा ठीक है तो हम सी से काम चला लेंगे, ठीक है। तो ए और बी साथ में थे, तो ये क्या हो गया, ए ने बी को ले लिया, बोला कि ठीक है मैं एडी बना दे रहा हूं, और बी क्या किया, सी को ले लिया। मतलब यहां पर क्या हुआ, बेसिकली आयंस या फिर रेडिकल्स का एक्सचेंज हुआ। तो ऐसे तरह के रिएक्शन क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद रहेगा। कुछ लोग डबल डिकम्पोजिशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो एक ही बात होता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे देखिए बीए के साथ क्या था, क्लोरीन था, सोडियम के साथ क्या था, SO4 था। अब क्या हुआ, बीए के साथ SO4 आ गया और क्लोरीन के साथ Na आ गया। आप लोग के मन में एक बहुत टाइम डाउट भी हो सकता है कि सर एक बात बताइए, बीए के साथ Na आ सकता है क्या, नहीं आएगा, बता रहा हूं ना। जनरली क्या होता है, एक जब कंपाउंड बनता है ना, तो ये एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन से मिलकर बना होता है। जैसे इसमें पॉजिटिव आयन ये जो है बीए, ये कौन सा आयन है भाई, ये पॉजिटिव आयन है, और ये जो क्लोरीन है ये नेगेटिव आयन है। इसमें देखिए ये जो Na है ये पॉजिटिव वाला आयन है, ठीक है ना, ये जो Na है ये पॉजिटिव वाला आयन है, और ये जो SO4 है ये नेगेटिव वाला आयन है, ठीक है। सो जब नया कंपाउंड बनेगा ना तो क्या होगा, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव के साथ आएगा, मतलब BaSO4 के साथ आ जाएगा, ठीक है, और ये दोनों आपस में आ जाएंगे। इसलिए देखिए क्या बन रहा है, BaSO4 वहां पर और NaCl यहाँ पर, ठीक है। सो इस तरह का जब अदला बदली होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना, ये दो तरह का हो सकता है, ठीक है। क्या क्या तरह का हो सकता है, एक को बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब एक ऐसा रिएक्शन, ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, मतलब ये कुछ फॉर्म हो, है ना, छाई जैसा, राख जैसा कुछ फॉर्म हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे NaCl, तो ऑब्वियस बात है ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है, तो इसका पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव जाएगा, मतलब Ag के साथ Cl जाएगा तो AgCl बना दिया। अब ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है, ठीक है, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जाएगा तो NaNO3 बना देगा, ठीक है ना। याद रहेगा आपको बात ये चीज, ठीक है ना। अब हमेशा देखिए पॉजिटिव वाला पहले लिखते हैं, कोई भी कंपाउंड लिखने पे पहले पॉजिटिव लिखते हैं उसके बाद नेगेटिव वाला लिखते हैं, इसलिए देखिए NaNO3 लिखा गया है, NO3 Na नहीं लिखा गया, ठीक है ना। सो ये सिल्वर नाइट्रेट था, वो सिल्वर क्लोराइड के साथ आपका रिएक्ट किया, ठीक है, तो करने के बाद वो क्या बना दिया, AgCl बना दिया, जो कि एक प्रेसिपिट फॉर्म करता है, प्रेसिपिट मतलब छाई जैसा फॉर्म करता है, और NaNO3 भी फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिट फॉर्म हो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिट रिएक्शन, और ये एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है क्योंकि आयंस का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट जो देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये काफी अच्छा रिएक्शन है, ये आपको एसिड बेस्ड सॉल्ट जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें और अच्छे समझ में आएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखिए हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है, सोडियम के साथ OH है, तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला है तो ये नेगेटिव वाला को ले लेगा यहाँ का, यानी कि H2O बना दिया। अब ये बच गया, Na बच गया और ये Cl बच गया, तो ये पॉजिटिव पहले Na फिर Cl, ठीक है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड वाटर। क्लियर है अब आपको, उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, या फिर इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, तो उसके पहले आपको ये जानना होगा कि भाई ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा एक चीज याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोला मैंने, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन समझ में आया कि ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन बोल देंगे, और रिडक्शन का मतलब अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसको रिडक्शन बोल देंगे। एक और चीज भी याद रखना है, इसका जस्ट उल्टा हाइड्रोजन के केस में होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन कब होगा, या तो कोई मेरे को ऑक्सीजन दे दे तो मैं क्या हो जाऊंगा, मेरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या फिर मेरे से कोई अगर हाइड्रोजन ले भी ले तो भी मैं क्या हो जाऊंगा, ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा, मतलब मेरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन मिल जाएगा तो रिडक्शन हो जाएगा, या फिर ऑक्सीजन चला भी जाए तो भी रिडक्शन हो जाएगा। जैसे यहां पर एक एग्जांपल याद रखिएगा। अच्छा अब मैं यहां पर एक आपको ट्रिक बता देता हूं, एग्जाम में ये भी एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म आता ही आता है। आपको एक रिएक्शन दे देगा, बोलेगा इसमें
ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, ठीक है। सो याद रखिएगा जो भी आप निकालिएगा हमेशा रिएक्टेंट में निकालिएगा, प्रोडक्ट से नहीं निकलेगा। मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्टेंट वाला में ही किसी का दिखाना पड़ेगा और रिडक्शन भी रिएक्टेंट में ही दिखाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे देखिए CuO है और H2 है, तो किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा, किसी एक का रिडक्शन होगा। तो समझते हैं क्या हुआ। देखिए ये क्या था, CuO, इसके पास ऑक्सीजन था, रिएक्शन के बाद देखिए क्या हो गया, ऑक्सीजन इससे छीन लिया गया। तो ऑक्सीजन का छीनना क्या होता है, रिडक्शन, क्यों, क्योंकि इससे ऑक्सीजन छीन लिया गया है। ये हाइड्रोजन था, ये बेचारा अकेला था, हाइड्रोजन है, रिएक्शन के बाद देखिए क्या हो गया, इसको ऑक्सीजन मिल गया। तो अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया है तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं समझ में आया कि ऑक्सीजन मिल जाना ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन का निकल जाना भी ऑक्सीडेशन। अच्छा, हाइड्रोजन का मिल जाना रिडक्शन, या फिर ऑक्सीजन का निकल जाना भी रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए हम लोग को जानना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लिखूंगा, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे यहां पर यही एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। ये जो एग्जांपल लिखा हुआ था यही एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। देखिए जैसे अभी लिखा हुआ था हमारा CuO प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या बना दिया, Cu कॉपर प्लस H2O। अभी हमने क्या बताया, जो भी करना है हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में करना है, राइट, रिएक्टेंट साइड में, ठीक है ना। तो देखिए, तो अभी अभी मैंने बताया कि CuO, ठीक है, ये क्या है मेरा CuO है, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ, ये CuO है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसके पास ऑक्सीजन था, बाद में जाकर ऑक्सीजन इससे छीन लिया गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीजन का छिनाना, मतलब इसका हो गया रिडक्शन। तो रिडक्शन इसका हुआ है, क्लियर हुआ। ये तो आप आराम से निकाल लेंगे। और ये हाइड्रोजन है, इसके पास देखो बाद में जाकर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्लियर है ये भी बात आपको। अब यहां पर आप लिख लीजिएगा, जिसका रिडक्शन हुआ है ना, जिसका रिडक्शन हुआ है वही क्या होता है, वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको ये नहीं पता करना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप बस ये पता चलिए किसका रिडक्शन हुआ है। जिसका रिडक्शन हुआ है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इस चीजों में, बस इस तरीके से याद रखिएगा। आप बस ये निकालिए किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, और वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले का ही होता है, ठीक है। अब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रहा है, इससे हम लोग का प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ है क्या। तो इसके प्रैक्टिकल लाइफ के दो एग्जांपल हैं, एक है कोरोजन, एक होता है रेंसिडिटी। तो मैं आपको बता दूं कोरोजन क्या होता है। कोरोजन का मतलब होता है कि कोई भी मेटल है, मेटल का अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, तो वो मेटल क्या होता है, खराब हो जाता है। वो मेटल क्या होता है, खराब हो जाता है, उसमें जंग जैसा कुछ पकड़ लेता है, कलर चेंज हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। और रेंसिडिटी क्या होता है, फूड वगैरह जो सब होते हैं ना, ऑयली फूड या ये सब होते हैं, उनका जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, उन ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसके वजह से उनमें गंदा सा स्मेल आ जाता है, ठीक है। या फिर मतलब थोड़ा पानी वगैरह छोड़ देता है, तो उसको जो खाना वगैरह में जो चीज होता है उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। मैंने फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रेंसिडिटी, और मेटल का जो ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं कोरोजन। आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो हमारा जैसे कोरोजन, कोरोजन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन वाटर गैस इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। इज कॉल्ड, ये बहुत ही गंदा वर्ड है, ठीक है, मतलब अच्छा से लिख लीजिए, इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन वाटर गैस इज कॉल्ड कोरोजन। तो कोरोजन का एग्जांपल क्या है, जैसे देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे आप देखिए हमारे पास लोहा है, लोहा, ये रिएक्शन याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ देता है कभी कभी। लोहा क्या किया, मान लीजिए वाटर के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और वाटर के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद वो एक बहुत अनडिजायरेबल कंपाउंड बना दिया। तो वो जो अनडिजायरेबल कंपाउंड होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रस्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। जैसे देखिए ये हमारा आयरन ऐसा दिखने में होता है, ऑक्सीजन को हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसलिए उसका ऐसा सिंबल ऐसा करके बना दिया है। और ये वाटर, ये तीनों रिएक्ट करके इस तरह का कुछ सब्सटेंस बना देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जंग।
लोहा में जंग लगा हुआ है, ठीक है। सो ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये क्या है, ये है कोरोजन इन आयरन, ठीक है। इस तरह से कोरोजन और भी कंपाउंड्स में हो सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर कॉपर में जब कोरोजन होता है तो कॉपर का कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। कॉपर का कलर क्या हो जाता है, ग्रीन कलर में बदल जाता है। कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं कॉपर में कोरोजन। सिल्वर वगैरह देखे होंगे जब पायल वगैरह होता है वो क्या होता है, काला पड़ जाता है। क्यों, कोरोजन की वजह से वो क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। अच्छा, तो अब ये जो कोरोजन है, इस कोरोजन को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, तो कोरोजन हो कैसे रहा है, कोरोजन कैसे हो रहा है कि वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कोरोजन हो रहा है। तो हम कुछ ऐसा कर देना कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन या फिर वाटर से रिएक्ट कर ही ना पाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पेंट कर देंगे। पेंट कर देंगे तो क्या होगा, वाटर नहीं जाएगा, है ना, वाटर उसमें नहीं लगेगा ज्यादा सा अंदर में, मतलब मेटल सरफेस में वाटर नहीं लगेगा, फिर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। तो पेंट करके हम लोग कोरोजन से बचा सकते हैं, या फिर उसमें ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग कर देंगे, या फिर गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो मेटल के ऊपर जिंक का कोटिंग करने को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तुमसे पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, तो मेटल सरफेस इज कोटेड विद जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग या फिर प्रिवेंट कोरोजन, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए, मेटल सरफेस इज कोटेड विद जिंक टू प्रिवेंट कोरोजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने बोला रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी का मतलब होता है the food substance oxidizes after reacting with oxygen in atmosphere। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या हो जाते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एंड प्रोड्यूसेस फॉल्स स्मेल, फाउल स्मेल, गंदा स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। खाने का खराब होने का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। तो ये खराब क्यों हो रहा है, ये खराब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दे रहा है ना। तो मैं क्या ऐसा कर दूं कि ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे, है ना, कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना, तभी तो रेंसिडिटी से बचा सकता हूं। तो इसके मेथड क्या है, हम क्या करें, वो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट यूज कर दूं, मतलब जो ऑक्सीडेशन नहीं होने दे। दूसरा क्या कर सकता हूं, वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग मतलब उसमें हवा रहे ही ना जिससे रिएक्ट करे, कुछ इस तरह से पैकिंग कर दूं। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, चिप्स वगैरह में होता है, चिप्स में क्या करते हैं हम लोग, चिप्स डालते हैं, वो तो तेल वाला है ना, वो तो जल्दी खराब हो जाएगा, बट बहुत दिनों तक चलता है। कैसे, उसमें एयर की जगह पे हम लोग नाइट्रोजन डाल देते हैं, तो नाइट्रोजन ऑलरेडी उसके अंदर फिल्ड है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो रेंसिडिटी नहीं होगा। तो क्या है, देखिए, बाई रेफ्रिजरेशन। ऑब्वियसली फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज में रखने से भी क्या होगा, उसका लाइफ बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन डिले हो जाता है। या फिर नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं एयर के जगह पे, एयर में ऑक्सीजन होता है, प्योर नाइट्रोजन भर देंगे। आप लोग सोचे हो, आप लोग जब चिप्स खाते हो तो चिप्स का प्राइस इतना ज्यादा क्यों लेता है, 5 रुपए में इतना कम चिप्स देता है भाई, वो सिर्फ चिप्स का पैसा नहीं ले रहा है, वो नाइट्रोजन का भी पैसा ले रहा है, नाइट्रोजन भरने का भी पैसा ले रहा है। ऐसे थोड़ी ना कि फूक मार के नाइट्रोजन भर दिया, मशीन्स आती है बहुत ज्यादा, नाइट्रोजन डालने को उसको अच्छे से पैक करना होता है, उसका भी पैसा लेता है, इसीलिए वो चिप्स का अमाउंट कम होता है, बिकॉज वो नाइट्रोजन का भी पैसा ले रहा है, उसको भरने का भी पैसा ले रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, मेटल्स के लिए क्या होता है कोरोजन, फूड के लिए क्या होता है रेंसिडिटी, लेकिन दोनों का कारण सेम है, वो है हमारा ऑक्सीजन। और ये दोनों ही चीजें क्यों होती हैं, ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑक्सीडेशन, ये दोनों ही ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो रेंसिडिटी, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो कोरोजन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है रिएक्शन, उस रिएक्शन का नाम है एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन के बाद ही एनर्जी प्रोड्यूस होता है या फिर हीट प्रोड्यूस होता है, एक ऐसा रिएक्शन, द रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी, मतलब जिस रिएक्शन के बाद आपका एनर्जी प्रोड्यूस हो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल याद रखिएगा, फिर से वही वाला एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विकलाइन बोलते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, स्लैकलाइन, ठीक है, और हीट प्रोड्यूस करेगा। तो चूंकि इसके बाद हीट प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका अगर साइंटिफिक नाम बोलूं तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका वाटर, ठीक है। सो एक ऐसा रिएक्शन जिसको हीट प्रोड्यूस हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, कोई एक ऐसा रिएक्शन जिसको करने के लिए मुझे एनर्जी देना पड़े या फिर हीट देना पड़े, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जिस रिएक्शन में मुझे हीट देना पड़े रिएक्शन कराने के लिए उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर से वही एग्जांपल, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ऑटोमेटिक तो नहीं टूटेगा, ऑटोमेटिक तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा, तो हमको क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, तब जाके रिएक्शन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट हीट देने पे क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ बात।
तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये चैप्टर मैंने अपने तरीके से जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना शॉर्ट में कराने का कोशिश किया है और एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगा जिसमें मैं आपको दूसरा कोई चैप्टर कराऊंगा, उस क्लास में आप जरूर अटेंड रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और बहुत अच्छे से मैं कंटेंट रेडी करके आऊंगा जिससे आपको शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे से करा दूं। अब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करूंगा और जो ये वीडियो किया रहेगा वो उस क्लास में जिसमें मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, देखिएगा कितनी जल्दी जल्दी आंसर देगा। राइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं। अभी के लिए बाय एवरीवन।